हाँ तो भाई आ गया हूँ फिर से एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर दोस्तों। और आज का जो वीडियो इसमें आपके लिए बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा, भरपूर जवाब मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं आज की वीडियो की आपसे बात करूँ तो आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ आई डी ऑफ भारत, जो हमारा सब्जेक्ट है BA फर्स्ट ईयर में उन स्टूडेंट्स के लिए। अभी बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था मेरे चैनल पर कि यूनिट 5 के क्वेश्चंस भी लेकर आ जाओ। टेलीग्राम पर भी कुछ एक दो लोगों ने पूछा कि वीडियो बना दो यूनिट 5 का भी। तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि आप एग्जाम्स के पहले एक वीडियो और आपके लिए हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों क्या देख रहे हो आप स्क्रीन पर, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है भारतीय आर्थिक परंपरा और भारतीय आर्थिक विचारों के बारे में लिखिए। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, सट से क्वेश्चन ले आए आप। तो भाई क्वेश्चन इसलिए ले आए क्योंकि तुम लोगों ने वीडियो तो देख लिया होगा ना सिलेबस का। सिलेबस में आपके लिए यूनिट 5 का जो सिलेबस है आपका आई डी ऑफ भारत सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर का, उसमें दिया हुआ है आपके लिए भारतीय आर्थिक परंपराओं के बारे में। मतलब भारतीय आर्थिक परंपराओं से आपके लिए क्वेश्चन पूछेंगे। तो उस बेसिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लेकर आया हूं। तो आपको ये क्लियर तो हो गया होगा कि हम इस पूरे क्वेश्चन में बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हो अंग्रेजी में इकोनॉमी। मतलब हम बात करेंगे कि पुराने समय में हमारा जो देश भारत है इसमें किस तरह से इकोनॉमी, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो पैसा रुपया है, रुपया से संबंधित चीज़ें थीं वो कैसे होती थीं। तो यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्थिक परंपरा क्या थी और भारतीय आर्थिक विचार क्या थे। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ये मैं आपके लिए बता चुका हूँ, कब, लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में। तो भाई जो लोग ये गुणगान करते हैं ना दुनिया भर में कि अरे हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जैसे आप अमेरिका को देख लो, ब्रिटेन को देख लो, रूस को देख लो, बोलते रहते हैं कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं। भाई इन देशों के पहले ही हमारा देश लगभग आज से 4500 5000 साल पहले सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था दुनिया का। तो ये कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा जो आई डी ऑफ भारत है ये इसलिए आपको सिलेबस में दिया हुआ है सो दैट आप समझ सकें कि हमारा देश कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे देश में ऐसी क्या क्या चीज़ें थीं जो पुराने समय से चली आ रही हैं। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था आपके लिए यूनिट 4 का, उसमें मैंने आपके लिए बताया हुआ था बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो 2500 ईसा पूर्व से हमारा देश जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। ईसा पूर्व के बारे में अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए सिंपल समझा दूंगा ईसा पूर्व का मतलब। इसके बाद दोस्तों उस समय के बाद धीरे धीरे क्या होता है, चीज़ें बदलती जाती हैं, मुग़ल रूल आ जाता है, इसके अलावा कई तरह के राजे महाराजे आते हैं, बहुत तरह की लड़ाइयाँ होती हैं हमारे देश में, और फाइनली क्या आ जाता है, ब्रिटिश शासन आ जाता है, यानी कि अंग्रेज़ों का रूल देश में आ जाता है। तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत जब होती है हमारे देश में तो भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन इनके आने के बाद हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका जो स्वर्णिम युग था वो टोटली क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये अंग्रेज़ आते हैं दोस्तों तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के रिसोर्सेज को, यानी कि हमारे देश के संसाधनों को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेते हैं और हमारे देश को लूट लेते हैं। तो ये आपके लिए पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब अगर आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आता है और आप इस तरह की लाइनें लिखते हो मेरे दोस्त, तो पक्का समझ लेना भाई बहुत शानदार नंबर तुमको मिलने वाले हैं। बात करता हूँ आगे नेक्स्ट लाइन की। लिखा हुआ है लगभग 500 ईसा पूर्व में महाजनपदों ने पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों का निर्माण किया था। अब आपके लिए प्राचीन भारत की बात बता रहे हैं तो फिर 500 ईसा पूर्व की बात फिर से एक बार बताएंगे आपके लिए। यहाँ पर महाजनपद थे, मतलब जिस समय 500 ईसा पूर्व का समय चल रहा था भारत में, उस समय महाजनपदों में विभाजित था हमारा देश। जैसे आज आप देखते हो कि 2023 चल रहा है, तो 2023 में हमारा देश जो राज्यों में विभाजित है, लेकिन 500 ईसा पूर्व में देश कायम विभाजित था, महाजनपदों में विभाजित था। तो चांदी के सिक्कों का निर्माण उस समय के राजाओं ने करवाया था, वो भी कौन सी धातु का, पंच धातुओं का। इस अवधि को गहन व्यापार गतिविधि और शहरी विकास द्वारा चिन्हित किया गया है। तो मतलब 500 ईसा पूर्व का जो पीरियड था उसमें व्यापार बहुत ज़्यादा हमारे देश का था, दुनिया भर से शहरी विकास हो चुका था हमारे यहाँ। तो आगे लिखा हुआ 300 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य ने तमिलकम को छोड़कर अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट कर दिया था। 300 ईसा पूर्व आते आते दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य था जिसका कंट्रोल मगध के ऊपर था। मगध दोस्तों उस समय सबसे बड़ा महाजनपद था। ये जो सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, इसने पूरे भारत को कंट्रोल कर लिया था केवल तमिलकम को छोड़कर, यानी कि जो प्रेजेंट में
जो आज के समय में तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रीय इलाके हैं उनको छोड़कर पूरा देश कंट्रोल में कर लिया था किसने? मौर्य साम्राज्य ने। बात करते हैं आगे। अभी ये ध्यान रखिएगा आप, अंग्रेज़ों की बात मैंने बस आपको थोड़ी सी बताई हुई थी, ये बात अंग्रेज़ों की नहीं चल रही है यहाँ पर बात चल रही है प्राचीन समय की। आगे बात करते हैं। राजनीतिक एकता और सैन्य सुरक्षा ने एक सामान्य आर्थिक प्रणाली और बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता के साथ व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि की थी। तो मतलब ओवरऑल ये समझ लो साथियों आप लोग कि सैन्य सुरक्षा यानी कि सेना हमारे यहाँ बहुत ताकतवर थी उस समय, राजनीतिक एकता थी लोगों के अंदर, और सामान्य आर्थिक प्रणाली और कृषि उत्पादकता बहुत अच्छी थी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो हमारा भारत था उसकी अर्थव्यवस्था वाकई में एक स्वर्णिम युग से गुजर रही थी। बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आते हैं? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद, मतलब मौर्य साम्राज्य जब खत्म हो गया था या खत्म होने के कगार पर था, उस समय चोल साम्राज्य था दक्षिण भारत में, पांड्य, चेरा। अगर हम बात करें मौर्यों के बाद किसने मगध पर रूल किया तो उसका नाम था गुप्त साम्राज्य, हर्षपाल, राष्ट्रकूट, होयसाल। ये सारे के सारे जो राजवंश थे ये आते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद। आगे बता रहे हैं आपके लिए कि भारतीय उपमहाद्वीप को पहली शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, आज चल रही है कौन शताब्दी? 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं शताब्दी। तो आप ये समझ लीजिए कि 18वीं शताब्दी जब होगी और जब पहली शताब्दी होगी तो ये पूरा जो टाइम पीरियड था 1800 साल का, ये टाइम पीरियड भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश ही था। तभी तो ये अंग्रेज लोग, ये मुस्लिम बादशाह हमारे देश में आए ना। अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं होता तो ये आते क्या? बहुत कुछ था दोस्तों हमारे यहाँ। बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पैराग्राफ की। लिखा हुआ है भारत ने उच्च मध्ययुगीन युग में गुप्त साम्राज्य के दौरान और उत्तर में दिल्ली सल्तनत और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के दौरान प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुभव किया। अब दोस्तों आपको कुछ लाइन थोड़ी टफ लग रही होंगी तो मैं आपको बिल्कुल इजी कर देता हूँ यहाँ पर। ये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्या है? देखिए आपने इंग्लिश में तो सुना ही होगा जीडीपी, बहुत ज़्यादा ये शब्द आजकल यूज़ हो रहा है। जीडीपी, भारत की जीडीपी इतनी हो गई उतनी हो गई, ऐसा आप सुनते रहते होंगे न्यूज़ वगैरह में, यूट्यूब पर देखते रहते होंगे, ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो जीडीपी मतलब होता है कि एक देश जो है, जैसे भारत की बात हम लोग करें तो भारत देश जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें कितना व्यापार हो रहा है दुनिया के साथ, उसको जीडीपी से हम लोग आंकते हैं या उसको मेज़र करते हैं। तो ये बताया गया है आपके लिए इस पैराग्राफ में कि जिस समय मध्य युग चल रहा था, मतलब मध्ययुगीन काल जिस समय चल रहा था, तो गुप्त साम्राज्य के दौरान और दिल्ली सल्तनत जब थी, विजयनगर साम्राज्य जब था, इन सभी साम्राज्यों के टाइम पर हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बहुत ही अच्छी थी। अगर हम बात करें मुग़लों के टाइम की, तो मुग़लों के टाइम पर जो बंगाल सूबा है, बंगाल सूबा से मतलब जिसको आज आप बोलते हो बंगाल स्टेट या बंगाल राज्य, उस समय सूबा बोलते थे मुग़ल बादशाह। तो सबसे धनी प्रांत इसको माना जाता था बंगाल को, और इसीलिए उस समय जब मुग़ल साम्राज्य 17वीं शताब्दी तक में चल रहा था तो उस समय बहुत सारे विदेशी लोग भी देश में आ चुके थे, जैसे कि पुर्तगीज़ जो थे, पुर्तगाली जिनको बोलते हैं, वो आ चुके थे देश में। तो पश्चिम से वो आए हुए थे। तो ये बताया जाता है कि बंगाल सूबा में सबसे ज़्यादा व्यापार होता था पश्चिमी देशों के साथ, क्योंकि अगर आप बंगाल को देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ पर है, पानी से लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये मैप आपके लिए बता रहा हूँ, इससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ये है बंगाल, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो आपको एक बात और क्लियर हो गई होगी यहाँ तक कि बिल्कुल हर एक चीज़ आपको सीक्वेंस में दी हुई, ईयर वाइज ईयर। पहले मैंने आपको बताया 2500 ईसा पूर्व की कुछ बातें, फिर 500 ईसा पूर्व पर आया, फिर 300 पर आया, फिर 18वीं शताब्दी, ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब लिखा 18वीं शताब्दी तक मैसूरियों। अब मैसूरियों क्या है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जो दक्षिण भारत है उसमें आता है आज एक स्टेट जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का नाम आपने सुना होगा। कर्नाटक राज्य में अभी हाल ही में चुनाव भी हुए दोस्तों। तो कर्नाटक राज्य जो है इसको उस समय बोलते थे क्या, मैसूर। क्या बोलते थे, मैसूर। तो मैसूर जो है यहाँ पे जो आर्थिक विकास कार्यक्रम है ये शुरू होता है। मैसूर राज्य एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ उस समय। कब, 18वीं शताब्दी में। 1800 से 1801 के आसपास एक बंदा था, या हम बोल सकते हैं कि इतिहासकार था, उसका नाम था फ्रांसिस बुकानन। ये मैसूर की यात्रा पर आया था और इसने मैसूर में कृषि सर्वेक्षण किए और उस बात का अनुमान लगाया मैसूर में बाजार आय निर्वाह स्तर से लगभग 5 गुना थी। मतलब लोग जो थे उनकी आय लगभग 5 गुना थी जो नॉर्मली आय होनी चाहिए
उस आय से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। मराठा साम्राज्य अपने नियंत्रण के तहत पूरे मुख्य क्षेत्रों में एक प्रभावी प्रशासन और कर संग्रह नीति का प्रबंध करता था। मराठा साम्राज्य के टाइम पर दोस्तों एक टैक्स लिया जाता था जनता से, जागीरदार राज्यों से, जिसको बोला जाता है चौथ। तो आपके लिए MCQs में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आप ऐसी यूनिवर्सिटी से हों जहाँ पर आपके लिए MCQs में क्वेश्चन पूछे जाएं, कुछ क्वेश्चन MCQs में और कुछ क्वेश्चन आपके लिए सब्जेक्टिव। तो उस बेसिस पर आप ध्यान रखिएगा कि मराठा साम्राज्य जो है उसमें कौन सा टैक्स लगता था, कौन सा टैक्स लगाते थे मराठा रूलर्स, चौथ करके टैक्स लगाते थे। तो दोस्तों ये था कुछ मैसूरियों मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ खास बातें। अब दोस्तों बात करते हैं हम एक ऐसे पैराग्राफ की जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि कैसे हमारे देश का जो स्वर्णिम युग था अर्थव्यवस्था में वो कमज़ोर पड़ता गया। मतलब जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में आया तो कैसे उन्होंने हम सबको बर्बाद कर दिया। तो लिखा हुआ है पहली लाइन में कि ब्रिटिश शासन के तहत हमारे यहाँ जो विभिन्न शिल्प उद्योग चलते थे। शिल्प उद्योग से मतलब दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों के आने के पहले भी कपड़ा व्यापार होता था, हमारे यहाँ कृषि होती ही थी, हमारे यहाँ सोना चांदी इन सब का व्यापार होता था। हमारे यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो भी आज एक्टिविटीज़, जो भी आप बिज़नेस देखते हो वो सारे बिज़नेस चलते थे। तो इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों शिल्प उद्योग। तो ये जो शिल्प उद्योग थे दोस्तों ये समाप्त हो गए कब? अंग्रेज़ों के आने के बाद, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसी चालें चली जिससे ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ का जो लोकल बिज़नेस था वो क्या पड़ गया? ठप पड़ गया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई? एक हमारा देश कमज़ोर पड़ा तो फ़ायदा किसको होगा? ऑफ कोर्स अंग्रेज़ों को, यानी कि ब्रिटेन के लोगों को, ब्रिटिश शासन को। तो ये लोग कहाँ आए हुए थे? पश्चिम से आए हुए थे। तो लिखा हुआ है सेकंड लाइन में कि पश्चिमी दुनिया में तेज़ी से आर्थिक विकास होने लगा और जनसंख्या वृद्धि भी होने लगी। आगे बता रहे हैं आपके लिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी थी 1700 में वो 2400% थी दोस्तों, और 1950 आते आते मतलब 250 साल में अंग्रेजों ने हमको इस कदर लूटा दोस्तों कि हमारी जो हिस्सेदारी विश्व अर्थव्यवस्था में महज कितनी रह गई? 4.2% रह गई। तो दोस्तों ये कुछ खास आंकड़े हैं, कुछ खास फैक्ट हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। अगर आप वाकई में हिस्ट्री सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो और आपने आइडिया भरा सब्जेक्ट लिया हुआ है और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री, तो आप इन फैक्ट्स को भी अपनी आंसर शीट में लिख सकते हो। डेफिनेटली आपको बहुत ही शानदार नंबर मिलेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है, कॉपी तो कोई भरे आता है, लिख तो कोई भी आता है आर्ट्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि तथ्यों के साथ मतलब फैक्ट्स के साथ कौन लिख सकता है। सर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में 1750 में जहां हमारा परसेंटेज 25% था और वही घटकर कितना रह गया? 2% हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितने निराशा भरे आंकड़े हैं, कितने ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ों की गलतियाँ रहीं, अंग्रेज़ों ने पूरी प्लानिंग के साथ किया जिससे हमारा देश टोटली बर्बाद हो गया। एक व्यापारिक क्षेत्र के रूप में अपनी प्राचीन इतिहास और उसके बाद इसकी औपनिवेशिक स्थिति के कारण भारत व्यापार, निवेश और प्रवास के उच्च स्तर के साथ आर्थिक रूप से दुनिया के साथ एकीकृत रहा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद चीज़ें बहुत बिगड़ी तो, लेकिन फिर भी हमारा देश दुनिया भर में जाना जाता था। बात करते हैं अब हम आज़ादी के बाद क्या होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर 1947 में स्थापित भारतीय गणराज्य के व्यापक सार्वजनिक स्वामित्व। क्या मतलब होता है दोस्तों इसका? सार्वजनिक स्वामित्व का अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। विनिमय, लाल फीताशाही और व्यापार बाधाओं के साथ अपने स्वतंत्र इतिहास के लिए केंद्रीय योजनाओं को अपनाता है। तो मतलब 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमने इस तरह की हमारे देश में व्यवस्थाओं को अपनाया, खास तौर से आर्थिक व्यवस्थाएं। तो सार्वजनिक स्वामित्व, विनिमय, लाल फीताशाही हमारे यहाँ शुरू हुई और व्यापार बाधाएं भी हुई बहुत सारी, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया ऊपर वाले पैराग्राफ में फैक्ट कि विश्व औद्योगिक उत्पादन में हमारी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो कुछ प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन थैंक गॉड समय के साथ सारी चीज़ें क्या हो गई? ठीक हो गई। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की आज के वीडियो की। तो 1991 में दोस्तों हमारे देश पर आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा था। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो इसके बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी हालत हो गई दोस्तों हमारी 1990-1991 के आसपास कि हमारे पास महज 15 से 20 दिन का, जिसको आप फॉरेन एक्सचेंज बोलते हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हो, वो हमारे पास बचा हुआ था। हमारे पास अन्न की कमी थी। तो हिंदुस्तान ने, हमारे देश भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उनके टाइम पर वित्त मंत्री थे देश के मनमोहन सिंह। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में क्या? LPG। अभी LPG मतलब वो LPG गैस नहीं है जो आप अपने घरों में अपनी किचन में यूज़ करते हो। इस LPG का मतलब होता है दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और
ग्लोबलाइजेशन। तो इसको आप शॉर्टकट में समझ सकते हो आर्थिक उदारीकरण की नीति। तो दोस्तों इस आपके एक सिंगल वीडियो में पूरा यहाँ पर समझा दिया 2500 ईस्वी पूर्व से, मतलब लगभग 4,500-5,000 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। उसके बाद बैक टू बैक मैंने आपको समझा दिया 1947 तक आते आते हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था क्या रही। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, उसमें आपको ये बताऊँगा भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। मतलब इस वीडियो में थोड़ी सी और चीज़ों को जानेंगे कि ऐसा क्या क्या हुआ है। जैसे 1707 का मैं आपको टाइम पीरियड बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा ब्रिटिश शासन के टाइम पर हमारे यहाँ कौन कौन सी फैक्ट्री खुली, कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ बंद हुई, उन फैक्ट्रियों में किन किन चीज़ों का उत्पादन होता था। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल पर बने रहिए, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।